नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कल का दिन कितना खास रहा ना, बहुत सारे मायने में। उतना ही खास आज का दिन भी है। कल की शाम की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग जीत गई। जिन सबकी फेवरेट थी उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हार के बाद भी जीत है, ये भी सिखाती है जो टीम हार गई, क्योंकि मुकाबला तो कड़ा था। अब बात कर लेते हैं आज के दिवस की। तो आज का दिन जो है वो 30 मई है और सबसे पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत में उन सभी पत्रकार बंधुओं को भी शुभकामनाएं दे देती हूँ, बधाई दे देती हूँ, क्योंकि आज 30 मई है और आज के दिन को हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज का दिन और 1826 ये वो साल रहा होगा। उद्दंड मार्तंड, याद रखिए ये शब्द जिसका अर्थ होता है समाचार सूर्य। जब मैं रिसर्च कर रही थी तब मुझे ये शब्द समझ में आया। इसका नाम तो सुना था उद्दंड मार्तंड, लेकिन इसका अर्थ जब जाना तो वाकई ये बहुत खूबसूरत समाचार सूर्य। इसकी शुरुआत हुई थी, हालांकि 79 यानी 1 कम 80 इसके प्रकाशन ही हो पाए थे, प्रकाशित हो पाए थे अखबार ये। लेकिन अगर देखा जाए तो इसे ही उद्दंड को ही हिंदी पत्रकारिता में पहला हिंदी अखबार माना जाता है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। 25 मई से नौतपा तो लग गए हैं, लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है ना, इन दिनों थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रही। मतलब नौतपा भी मुस्कुरा रहा होगा, शर्म महसूस कर रहा होगा कि मैं तपूं या फिर ठंडा पड़ जाऊं। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि मौसम जब बदलता है ना तो सीधे सेहत पर असर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में भारत के सिर पर एक और ताज सजा। जी हाँ, 9 साल मोदी सरकार, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, नई संसद की मैं बात कर रही हूँ। हाल ही में हमें कहते हैं ना कि सफलता की पहली कुंजी क्या होती है पता? विश्वास। और इसी विश्वास के साथ हमें मिली है नई संसद। बहुत खूबसूरत है। और पुरानी और नई संसद में क्या अंतर है, किसी रोज़ ज़रूर आपको बताऊंगी। बहुत सारे काम किए हैं मोदी सरकार ने। अगर मैं किसान सम्मान की बात करूं या गरीब कल्याण की बात करूं, कई पहलुओं पर काम किया गया है। तो बहुत सारा धन्यवाद हम और आप मिलकर आज यहाँ से प्रेषित कर ही देते हैं उनको। अब बात कर लेते हैं, चूंकि सफलता असफलता की बात मैं करती चली आ रही हूँ। आज का हमारा जो विषय है ना वो इसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले फ़ोन नंबर बता देती हूँ, 0755-266-0049 ये लैंडलाइन नंबर है, और 1800-233-0040 ये टोल फ्री नंबर है। और आपको ये भी बता दें, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पता है ना। 2000 के नोट अब बदलने वाले हैं। नोटबंदी नहीं कहेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं आप जाके। 30 सितंबर ये तारीख है। मई, आज 30 तारीख, आज मई की 30 तारीख है। ख़त्म हो गया जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने, ऑलमोस्ट 4 महीने कह सकते हैं। जल्दी से बदल दीजिए ताकि ऐन वक्त पर किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको झेलनी ना पड़े और ताना भी ना सुनना पड़े। फ़ोन नंबर नोट कर लिए। अब थोड़ा मैं उस स्टूडेंट के बारे में आपको बताऊं जिसने सफलता का भी स्वाद चखा, तो वहीं आपको उन लोगों के बारे में भी बताऊंगी जिनको असफलता मिली। जो एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट आया था, कुछ लोगों को तो सफलता मिली, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं रुक गए। लेकिन वो रुके ना रहे, इसीलिए तो 2006 शायद यही वो साल रहा होगा, इसको सुनिश्चित भी मैं कर लूँगी, कैसे रुक जाना नहीं की शुरुआत की गई होगी। और उन बच्चों को भी वो मौका मिलने लगा कि जो लोग रुक चुके हैं वो रुके ना, आगे बढ़ते चले जाएं। और सप्लीमेंट्री के क्या रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, रीचेकिंग किस तरह से मदद करती है। मुझे याद है वो आईपीएस ऑफिसर, उनकी मैं बात अगर करना चाहूँ, मेरे पास नोट डाउन भी हैं वो नाम, बहुत खूबसूरत सा नाम है, मनोज शर्मा। और अंजू शर्मा की अगर मैं बात करना चाहूँ, आपको पता है 10th और 12th में मनोज शर्मा जो अभी आईपीएस ऑफिसर है, और एक आईएएस ऑफिसर अंजू शर्मा की मैं बात करूँ, इन्होंने भी असफलता का स्वाद चखा था। स्कूल में ये भी 10th और 12th में कम मार्क्स, यहाँ तक कि 12th में तो फेल भी हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि वो अंक मायने भले ही रखते हो, लेकिन इतने मायने नहीं रखते कि आपकी सफलता की राहों पर अवरोध पैदा कर सके। चलिए बता देती हूँ आज का विषय क्या है। आज का विषय है रुक जाना नहीं, ये हार नहीं। दरअसल ये विषय है, लेकिन मैं विचार, तिथि, ये सारी बातों पर भी बात करने वाले। हम स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं उन दोस्तों के लिए क्या हो सकता है।
ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि क्या हो सकती हैं, नियम क्या हो सकते हैं, कायदे क्या हो सकते हैं। लेकिन कायदा ये बोलता है कि सबसे पहले मैं आपको आज की तिथि बता दूं। अभी हमारी तिथि बाकी है, हमारा विचार बाकी है, हमारा इतिहास भी तो बाकी है। तो चलिए बता देते हैं आपको आज की तिथि क्या कह रही है। तो आज की तिथि जो कहेगी, आज 30 मई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विक्रम संवत 2080 है, दशमी तिथि है, 2023 तो साल चल ही रहा है, कृष्ण पक्ष भी है और दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय रहे। और जिनके लिए आज का दिन खास है, आज जिनका जन्मदिन है या किसी भी मायने में आज का दिन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सभी को दूरदर्शन परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। चलिए अब जान लेते हैं हमारे क्रम में आज का सुविचार क्या कहता है। तो विचार कह रहा है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। विचार कहता है कि कभी कभी ना बाजी जीतने के लिए चाल को पीछे भी लेना पड़ता है। मुझे ना वो पल याद आ गया, शेर वाली बात हमेशा कही जाती कि जब शेर को लंबी छलांग लगानी होती है ना, तो वो थोड़ा पीछे कदम लेकर जाता है। कुछ ऐसा ही कहता है हमारा आज का विचार। और शतरंज की बात क्यों की, ये भी जान लीजिए। दरअसल शतरंज की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज विश्वनाथन आनंद जी, ये नाम बिल्कुल नया नहीं, तस्वीर देख लीजिए आप इसी के साथ। विश्वनाथन आनंद जी ने दरअसल आज ही के दिन 5वीं बार विश्व चैंपियनशिप जीती थी। जी हाँ, देख लीजिए, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक वाकया इनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी माँ से काफ़ी प्रभावित थे और बहुत कम उम्र में, मतलब 6 या 7 साल की इनकी उम्र रही होगी, तभी से ये शतरंज की बाजियां लगाना शुरू कर चुके थे। बारीकियां इन्होंने अपनी मां से ही सीखी थी और तब जाकर ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ा कि ये 18 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाए थे और इनके सिरमौर वो ताज सज गया था। जी हाँ, विश्वनाथन आनंद। और अब इतिहास में और क्या क्या चीज़ें खास है, बहुत ही कम और उपलब्धियां हैं आज की तारीख में, तो चलिए वो भी आपको बताती चलती हूं। तो क्या कहता है आज का इतिहास। आज के इतिहास में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 1826 की हमने बात की थी। प्रथम हिंदी साहित्य साप्ताहिक पत्र जो है उद्यंत मार्तंड का प्रकाशन। और इसी के साथ 1988 के पहले आता है 87, गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा भारत का 26वां राज्य भी बन गया। इसी के साथ कितना खूबसूरत है गोवा, आपको बता दें इसकी सुंदरता और संस्कृति के लिए ये दरअसल दुनिया भर में चर्चित है। और अब 2007 की भी चलते चलते हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर 107 शांति रक्षक पुरस्कृत किए गए। तो ये था हमारा आज का इतिहास। विषय बता दिया है मैंने कि रुक जाना नहीं, ये हार नहीं, इस पर हम बात करेंगे। यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ बच्चे तो आगे निकल गए, आगे की क्लास में बढ़ गए, 12वीं पास करके कॉलेज पहुंच गए, 10वीं पास करके 11वीं पहुंच गए। लेकिन किसी कारणवश जो बच्चे रह चुके हैं वो रुक ना जाएं, इसलिए रुक जाना नहीं पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ बात कर लेंगे रीचेकिंग और सप्लीमेंट्री की क्या प्रोसेस रहेगी। स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पीआर तिवारी सर। इनका परिचय हम देना चाहेंगे कि ये ओपन बोर्ड से हैं और संचालक है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी सर। बहुत देर से ये सरप्राइज मैंने बचा के रखा था। दर्शक सोच रहे होंगे कि रुक जाना नहीं मतलब क्या, तो वाकई जो सालों पहले शुरू किया गया था रुक जाना नहीं, सबसे पहले मुझे लगता है हम दर्शकों को यही बता देते हैं कि क्यों रुक जाना नहीं। आपका प्रश्न बहुत समीचीन है। और रुक जाना नहीं योजना की जो शुरुआत हुई थी उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये दुख होता था कि बालक हमारा फेल हो गया है, और फेल होते से जब वो घर पहुंचता था तो एक ही बालक उसको डांटना नहीं चाहते थे पर मुंह से एक निकल जाता था, साल बर्बाद हो गया। माने अब अगला मौका उसको साल भर बाद मिलेगा। तो यदि वो कुछ उसमें अच्छा करना भी चाहे तो उसे साल भर इंतजार करना होगा। और ये बच्चे इंतजार नहीं कर पाते थे तो कई उसमें से निराश हो जाते थे। इसी को लेकर विधानसभा में एक कमेटी बनी थी 2016 के पहले, और तब ये फिर निर्णय लिया गया कि कोई इसके संबंध में ऐसी योजना लाना चाहिए जिससे कि इसके कारण फेल होने के कारण कोई बालक विद्यार्थी जो बोर्ड में फेल हुआ है वो निराश ना हो। और इसीलिए
रुक जाना नहीं योजना लाई गई। और इसका जैसा कि नाम है रुक जाना नहीं, माने यदि आप कहीं असफल हो गए हैं तो रुकना नहीं है, अभी मंजिल बहुत आगे है। यदि आप कहीं फेल हैं, असफल हैं, तो इसका मतलब कहीं प्रयासों में थोड़ी सी कमी थी, आपको फिर से दूसरा मौका मिलेगा। बिल्कुल। और रुक जाना नहीं योजना में सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये रिजल्ट बोर्ड का निकलता है उसके दूसरे दिन से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल और सही बात है। 15 दिन के अंदर इसका 15 तारीख से 15 जून से परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें कौन बैठ सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सप्लीमेंट्री जिन लोगों की आई है वो तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षा है उसमें ही बैठेंगे, परंतु जो फेल हैं, फेल से मतलब है जो कक्षा 10वीं में 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है और कक्षा 12वीं में 1 से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण है, उन लोगों को फॉर्म भरना है। इसमें फॉर्म भरने का तरीका भी बहुत सरल है। केवल जाके एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर आपको अपना रोल नंबर बताना है, पूरा डेटा वहाँ पर सेफ रहता है, ना नाम बताना है, ना मार्कशीट देना है, कुछ नहीं करना है। वो सीधा फीस बताएगा, जमा कीजिएगा और उसके बाद में आपका फॉर्म भर के आपको रिसीट मिल जाती है। मुश्किल से 30 सेकंड का कार्य है और 15 दिन का समय आपके पास में है। 15 दिन में आप तैयारी कर लें पूरी, बल्कि 25 तारीख से देखा जाए तो 20 दिन है, क्योंकि 15 जून से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। रुक जाना नहीं की सभी विषयों के लिए शुरू होंगी, इसमें कक्षा 10वीं में भी और कक्षा 12वीं में भी। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आता है, या तो जुलाई के अंत या अधिकतम अगस्त के प्रथम सप्ताह तक। तो जो लोग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं, हाँ। उन्हें कोई चिंता नहीं है, उनको रेगुलर एडमिशन मिल जाता है। बिल्कुल, यानी कि आपने बता दिया कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि आज तो 30 तारीख है, फिर 31, 1, 2, 3, 4, मतलब कि 15-16 दिन के आसपास है। तैयारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि जो कमी उस वक्त रह गई थी जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, अब वो कमी भारी ना पड़े उसके लिए बता ही दिया सर ने कि एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। देखिए मैंने भी रट लिया है और 15 जून तक शायद इसकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मैं सही कह रही हूँ ना तिवारी सर? और अंतिम तिथि 4 जून है फॉर्म भरने की। अच्छा, ओके, मतलब 4 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश 4 जून को फॉर्म नहीं भर पाए तो सर? नहीं, 4 जून तक तो इसलिए भरना, क्योंकि इसमें इतना वो दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास समय है और फॉर्म भरने के लिए कोई समय दिन में नहीं है। आप 24 घंटे में कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर नहीं जाना है, हाँ, तो आप सीधे हमारी जो ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है www.mpsos.nic.in पर आप जाएं, या MPSOS करके ऐप है उसे डाउनलोड कर लें। विश्व का सबसे छोटा मोबाइल ऐप है, इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसी से आप फॉर्म भी सीधे भर सकते हैं। मैंने आपको कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ तिवारी जी। MPSOS ये ऐप है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसके जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं, है ना सर? अच्छा, प्रवेश पत्र जैसी कोई चीज? मतलब प्रवेश पत्र जो होता है, क्योंकि 15 तारीख से ये परीक्षाएं हैं, हाँ, तो लगभग 10-11 को वो प्रवेश पत्र ऑनलाइन होते हैं। हाँ, उनको भी आप या तो हमारी वेबसाइट पर जाकर, हाँ, या एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना ऐप उसको। तो उसमें कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को अन्य कार्य में समय अपना व्यतीत ना करना पड़े और वो सीधे पढ़ाई में लग जाएं और जो उनसे छूट गया है, हाँ, बल्कि ये भी संभव होता है। मैं आपको ये बता दूं, हाँ, इसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग इसमें फर्स्ट डिवीजन और अच्छे परसेंटेज भी ले आते हैं। यानी कि अगर किसी कारण से वो अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आ चुके थे, रुक जाना नहीं से दोबारा परीक्षा दे सकते हैं और दूसरे बच्चों से बाजी भी मार सकते हैं। ये मौका भी देता है रुक जाना नहीं।
सर ऐसा कुछ अनुभव रहा हो, आपको ध्यान हो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके जहन में अभी भी हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा दी इस रुक जाना नहीं के तहत और वो कमाल कर गए? एक बात मैं बता दूं इस हाँ। वाले संस्मरण को सुनाने के पहले। हाँ, हाँ। जब 2016 में हमने ये परीक्षा प्रारंभ की थी, हाँ। तो परीक्षा का रिजल्ट आया, टाइम पर उन लोगों का एडमिशन हो गए। तो लगभग ये सितंबर के महीने में एक हमारे पास पेरेंट आए, पिता आए उनके किसी बालक के, बोले तो बाहर जब मिलने के लिए आए तो मैंने गुस्से ही लोग क्या काम है, बोले कोई काम नहीं है, केवल मिलना है। तो जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा था मैं केवल ये धन्यवाद देने आया हूँ कि आपने मेरे बच्चे की दिशा जो थी वो बदल दी। पहले जैसे ही वो फेल हुआ तो बहुत परेशान हुआ कि उसके दोस्त सब पास हो गए हैं, वो अगली कक्षा में चले जाएंगे। हाँ। बहुत परेशान हुआ। तो जब उसको उसकी योजना का पता पड़ा, उसने फॉर्म भरा। हाँ। और उसने मेहनत की। हाँ। उसके अच्छे मार्क्स आए, उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। हाँ। कहानी इसके और भी आगे है। अच्छा। कहानी ये है कि उनको पेरेंट ने आके बताया ये वाली बात। हाँ। पहले हम बच्चे को कहते थे हाँ। कि पढ़ लो भाई, देखो ये चीज़ें उधर नहीं जाते। अब हम उनसे कहते हैं कि भाई फला जगह शादी में चलना है, वो मना करता है नहीं मुझे पढ़ना है। तो ये जो परिवर्तन आया उस बालक में, क्यों आया? क्योंकि उसने एक असफलता को देखा कि मेरे साथ के लोग निकल गए, परंतु अभी समय नहीं निकला है। आप भी उन लोगों से आगे निकल सकते हैं जो आपसे आगे निकलने का दम्भ भर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है, जितने विषय आपने पहली परीक्षा में पास कर लिए हैं, हाँ। उनमें परीक्षा नहीं देना है। अरे वाह। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। जैसे मान लीजिए आपने 3 विषय पास कर लिए हैं। ठीक है। अगर 4 पास करते तो सप्लीमेंट्री में आते, परंतु आपने 3 ही पास किए हैं हायर सेकेंडरी 12th क्लास में, तो आप फेल हो गए उसमें। तो आपको 3 विषय जिनमें पास है उनकी परीक्षा नहीं देना है। आपको केवल जिन विषयों में फेल हैं उन 2 विषयों की परीक्षा देना है। तो आपके पास समय पर्याप्त है, बहुत तेजी से पढ़ सकते हैं उसको। एक विषय में पास है तो 4 विषय की 12वीं में देना है। इसी तरीके से 10वीं में 6 विषय हैं। यदि आप 3 विषय में पास थे, बहुत अच्छा, बाकी 3 में देना है। अगर 6 में भी आपने परीक्षा किसी कारण नहीं दे पाए थे, परंतु आपने फॉर्म भरा था, तो आप इसमें परीक्षा दोबारा से इसमें से दे सकते हैं और उसी तरीके से पास हो सकते हैं। दूसरा एक बात और है। हाँ। कई लोगों के मन में ये वाली बात आती है कि ओपन स्कूल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है क्या माध्यमिक शिक्षा मंडल के बराबर है? सही। मैं आपको ये सभी को ये बता दूं, इस वाली परीक्षा के थ्रू आप इससे पास करके किसी भी देश के किसी भी विश्वविद्यालय, इवन IIT किसी में भी आप प्रवेश ले सकते हैं। आप कलेक्टर भी बन सकते हैं इसके बाद में। हाँ, उदाहरण है अपने पास। तो ये कोई इसके बारे में, ये बोर्ड पूरे देश में मान्यता प्राप्त है और राज्य शासन का बोर्ड है ये वाला। तो इसलिए इसमें कोई वो द्वितीय नहीं है। दूसरा, इसमें जितने विषय आपने पहले पास किए थे उसका कोई ये लेख नहीं होता है जैसे लिखा हो कि ये पहले फेल थे। आपको बिल्कुल फ्रेश मार्कशीट मिलती है। हाँ। और ऐसा लगता है आप सीधे ही नए बैठे थे और पास हुए। हाँ, मतलब पुरानी मार्कशीट मान्य नहीं होगी, वो जो नई मार्कशीट मिलेगी आपको दरअसल वही आगे तक जाने वाली है। एक मुझे बहुत खूबसूरत सा शब्द आ गया हमारे इस विषय से जुड़ा हो कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। यानी जो मौका मिले ना तो उसको रोक लो, मत जाने दो, और परेशानियों को रोको मत जाने दो। बहुत छोटा सा अंतर है इस कॉमा का। तिवारी सर, जिस तरह से आप सारी चीज़ें बता रहे थे, असफलता वाली बात, आप कितना खूबसूरत आपने अनुभव दिया, बच्चों को कितना मोटिवेट किया होगा वो जो अभी टेंशन में बैठे थे, फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे थे, और ऐसे ही मौके पर हमने ये प्रोग्राम रख लिया और विषय भी यही रख लिया। तो बच्चा पार्टी फ़ोन उठाइए और जल्दी से फ़ोन घुमाइए। अगर रुक जाना नहीं के तहत आप फॉर्म भरना चाहते हैं या और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो PR तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 1 बजे तक आप विषय से जुड़े हुए सवाल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 0755 2660049, हम डिस्प्ले भी करेंगे स्क्रीन पर 1800233040। जैसा कि आपने बताया कि एक फ्रेश मार्कशीट रहेगी,
रुक जाना नहीं, पहले तो मैं अपनी जानकारी जो मेरी दुरुस्त हो गई है वो बता देती हूँ कि मैंने 2006 बोला था, लेकिन ये 2016 से शुरू हुई है। तो 2016 से अब तक के सफ़र में कुछ प्रतिशत हम बता पाएंगे कि क्या ग्राफ रहा होगा, और वो कॉन्फिडेंस लेवल भी मैं चाहूँगी छात्रों को कब बूस्टअप हुआ होगा कि अगर किसी कारणवश कहीं मैं रुक जाऊँगा तो मुझे पता है कि रुक जाना नहीं तो है। बहुत, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अभी तक इन वर्षों में लगभग इसमें 10 लाख विद्यार्थी बैठे हैं। अरे 10 लाख विद्यार्थी बैठे प्रति वर्ष। इसमें 2 लाख विद्यार्थी बैठते हैं कक्षा 10वीं 12वीं के, उसके साथ में। और एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें हाँ। से कि यदि आप इस वाली परीक्षा में पास हो गए तो ठीक है। और बाय द वे कभी ऐसा होता है कि आप पूरे 6 विषय में बैठे, आपके 6 विषय नहीं निकल पाए, आप 4 ही विषय निकल पाए आपके, हाँ। तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने बाद तुरंत दिसंबर में फिर से परीक्षा होगी, और उसमें आप जितने विषयों में फेल रहे थे दोबारा से उतने ही विषय में आपको परीक्षा देनी होगी। और उसको यदि आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको रेगुलर एडमिशन तो नहीं, हाँ। परंतु आप जो अगला जो एग्ज़ाम्स जो होंगे ना, हाँ। प्राइवेट के रूप में, आप जैसे 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर में कहीं देना चाहेंगे तो वो भी दे पाएंगे साथ में। और यदि आप कोई 12th वाली बात करता है तो वो 1 साल बाद में 12th में भी बैठ सकता है उसके साथ। तिवारी सर, एक सवाल उठ रहा है मेरा, 10th तक तो सारे सब्जेक्ट एक से होते हैं, 12th में सब्जेक्ट बदल जाते हैं, कोई कॉमर्स चूज करता है, कोई मैथमेटिक्स, बायो, ये सब्जेक्ट मतलब विषयवार फिर परीक्षाएं होती हैं। कि आपके अनुभव के अनुसार कौन से विषय में आपने देखा है कि रुक जाना नहीं कि ज़्यादा फॉर्म आते हैं? सामान्यतः जो जैसा कि लोगों का परसेप्शन है उसमें से इंग्लिश जो रहता है, सब्जेक्ट जो रहता है, जनरल इंग्लिश जो होता है वो, हाँ। और मैथ्स, हाँ। इनमें फेल होने की 10th में प्रोबेबिलिटी जो रहती है हाँ। वो ज़्यादा रहती है। हाँ। बाकी विषयों में कम होती है कंपैरेटिवली। जैसे हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस है। हाँ। साइंस में भी फेल होते हैं लोग, पर हिंदी, संस्कृत वगैरह इनमें फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सामान्यतः कम रहती है। इसी तरीके से हायर सेकेंडरी में भी जो आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं और जनरल इंग्लिश एक बार लोगों को परेशान करती है। हाँ, मतलब और जितना मैंने सुन रखा है कि मैथमेटिक्स, क्योंकि जिस विषय की अभी हम चर्चा कर रहे थे वो भी एकमात्र ऐसा विषय, या वही एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें आप अगर शुरू से लेके अंत तक सारा अगर सही करते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। एक कॉलर इसी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तिवारी सर बालाघाट से हैं ये, और राम इनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इनका हम सवाल भी ले लेते हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिएगा। जी मैम, मैं ये बोल रहा था, हमारा मैडम है वो, उन्होंने तो एमए कर लिए, लेकिन उनको बायोलॉजी से 12वीं करना है, तो ओपन से देने की मानसिकता बन रही थी। तो इसके फॉर्म कब भरेंगे, कहाँ होगी एग्जाम, कैसे होगी, इसके बारे में जानकारी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, देखिए, रुक जाना नहीं योजना तो दूसरे ये ग्रुप के लिए, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो इसी वर्ष की परीक्षा में फेल होते हैं। आपका प्रश्न दूसरा है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है किसी विषय से, अब वो चूंकि आर्ट्स वाले हैं तो वो साइंस से ग्रेजुएशन या कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से संभवतः आपका यही विषय है। हाँ। रामलाल जी, मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही समझ रहे होंगे सर कि वो तो उसमें ये जो बात आएगी कि आप उसमें ओपन स्कूल की हमारी परंपरागत परीक्षा है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें फॉर्म भर में जैसे आप अभी भरेंगे तो दिसंबर की परीक्षा दे पाएंगे, उसके साथ में 7 महीने का लगभग गैप उसमें होना चाहिए, तब आप परीक्षा दे पाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि नहीं कि उसमें आपने आर्ट्स से पास की थी, तो केवल आप जो मैथमेटिक्स का अतिरिक्त विषय या साइंस के विषय जिनको आपको क्वालिफाई करना है वो लेकर भी परीक्षा दे सकते हैं। तो 2 विषय आप पुराने उनको बचा लें और बाकी इनको भी ले सकते। ये तो इन्होंने मौके पे चौका मार दिया, वरना विषय तो हमारा रुक जाना नहीं, ये हार नहीं है। तो मेरा अनुरोध है हमारे सभी दर्शकों से कि आज का हमारा यही विषय है, तो कोशिश कीजिए इसी विषय से जुड़े हुए आप सवाल कीजिएगा। फिलहाल के लिए तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और उस ब्रेक के उस पार बहुत सारे सवाल हैं, तब तक आप भी अपने सवाल तैयार कर लीजिएगा। आते हैं बाइक के बाद।
चर्चा खेती किसानी की, बातें फसलों और उनसे आमदनी की। लीजिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह, मौसम का सटीक अनुमान, रोजाना मंडी भाव की सही जानकारी, जानिए सरकारी योजनाओं का फायदा। खेती से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, रोजाना शाम 5:30 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। इस श्रृंखला में हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्हें मध्य प्रदेश शासन ने शिखर सम्मान से सम्मानित भी किया है। बहुत स्वागत करते हैं हम आदरणीय श्री देवीलाल पाटीदार जी का। बचपन से इसका कोई एक आधार भी हमारे घर में था। गांव में हमारा जहां घर है उससे थोड़े से आगे 3 कुम्हार रहते हैं, तो बचपन से हमने उनको काम करते हुए देखा है मिट्टी में। और जब यही चीज़ भारत भर में शुरू हुई मिट्टी के काम के साथ या पॉटरी के लिए, तो उसके साथ हमारा भी पुरानी स्मृतियाँ और पुराना वो जागा और उस सब के साथ हमने उसमें भी अपना काम शुरू किया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेट टेस्ट। यहाँ शेफ्स खाना बनाते हैं दिल से। कहा जाता है कि खाना एक ऐसी कला है जो सिर्फ दिल से ही बनाई जाती है। ओनली ऑन योर शो, वाह क्या टेस्ट है। Sound, camera, action. गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ ना। चंदा मामा नील गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा लाइव शो यानी कि सजी फोन इन प्रोग्राम नमस्कार एमपी। मैं हूं आपके साथ प्रिया। फोन नंबर आपके पास रटे हुए हैं, एक बार फिर से डिस्प्ले कर देते हैं ताकि रुक जाना नहीं। इस योजना के तहत अगर आपको कोई सवाल करने हो या सप्लीमेंट्री या फिर रीचेकिंग के तहत भी अगर सवाल करना हो तो तिवारी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। PR तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। तो 0755-266-0049 टोल फ्री यानी निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कीजिएगा 1800-233-0040। अब तिवारी सर से मैं अगला सवाल रखूं उससे पहले बधाई का सिलसिला भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर असफलता की बात कर रहे हैं तो सफलता का स्वाद भी जिन्होंने चखा हम उनके बारे में भी बात करेंगे। मैं बात कर रही हूं उस खुशी की जो 12th
क्लास में एमपी बोर्ड की कॉमर्स संकाय की छात्रा और जिसने प्रदेश में 5वें नंबर पर आकर परिवार को चौंका दिया। पिता नहीं है, माँ हाट बाजार में सिर्फ चने परवल बेचकर खुशी को पालती है, अपना पूरा परिवार चलाती हैं वो। और खुशी ने अपने घर और बाहर के काम को, मतलब अपने परिवार को भी संभाला और पढ़ाई करते करते इस तरह से इतनी उपलब्धि हासिल कर ली जिसने ये साबित कर दिया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बताइएगा संक्षिप्त में अपना सवाल। संजय जी हमारे साथ इस वक्त भोपाल से। सर जी मेरा संजय एक प्रश्न था। जी मेरी बिटिया है, उसको भी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आई है, जी तो वो ये एग्जाम देकर उसके बाद नीट के लिए वो एलिजिबल रहेगी क्या? नीट भी दिया हुआ है इसमें। जी नीट के लिए मेडिकल में एडमिशन के लिए कोई ऐसा वो तो नहीं है इसमें अच्छा कि सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। संजय जी, क्या एक ही विषय में सप्लीमेंट्री है? एक ही विषय में। जी जी बिल्कुल। जहाँ तक एक विषय में पूरक का सप्लीमेंट्री का प्रश्न है, तो उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो पूरक परीक्षा है जुलाई में, उसमें ही बैठना होगा। रुखजाना नहीं में केवल जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं वही बैठते हैं, पूरक वालों को उसमें बैठना होगा। और नीट में मुझे जहाँ तक ऐसा वो है, मुझे कंफर्म नहीं, परंतु उसमें कोई परसेंटेज का बार नहीं है। आईआईटी में ज़रूर है, तो उसमें जब तक उनका रिजल्ट आता है तब तक यदि बच्चा पास हो जाता है तो उसको क्वालिफाई माना जाता है। देखिए बिल्कुल, यानी कि इनके, अगर मैं संजय जी की बेटी के संबंध में इस सवाल का जवाब आपसे मांग लूँ तो अब उनको क्या करना चाहिए पूरक परीक्षा के तहत? पूरक परीक्षा की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो फॉर्म भरे जाते हैं उनके, हाँ उसमें उनको भरना होगा। ठीक है, और उसकी संभवतः जुलाई में परीक्षाएं हैं, ठीक है। तो उसमें बैठना होगा और उसमें फिर उत्तीर्ण कर सकते हैं। अच्छा, अब उन्होंने एक और उसमें सवाल रख लिया था कि उसने नीट की भी शायद परीक्षा दी हुई है। उसे उन्हें थोड़ा सा वो कंफर्म कर लें जरा नीट की अथॉरिटीज से। जी जी पर जी, मेरे को एक सामान्य जो जानकारी है जी, जी, उसके हिसाब से नीट में आईआईटी की तरह कोई परसेंटेज का बार शायद नहीं है, जी, ना? जी। तो बार नहीं है तो फिर सप्लीमेंट्री से भी यदि कोई पास है, हाँ और खासकर उसे एडमिशन के पहले की डेट तक यदि पास हो जाता है ठीक है, तो उसको एडमिट किया जाता है। जी बिल्कुल। और जैसा कि तिवारी जी ने बता ही दिया है, संजय जी अगर आप सुन रहे हो तो, कि संबंधित व्यक्ति से बात कर लीजिए, आखिर बेटी के भविष्य का सवाल है। जिस तरह से हम अभी खुशी का जिक्र कर रहे थे सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो रुक जाना नहीं के तहत परीक्षा देते हैं और उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाते हैं, जब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ऐसे जो वो किसी एक अच्छे स्तर पर पहुँचे हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता, मोटिवेशन की मैं बात करना चाहूँगी कि क्या कारण हो सकते हैं कि वो एक से ज़्यादा विषय में रुक जाता है पेपर उनका या असफल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिल्ट फील करने लगें या ये सोचने लगें कि अब मेरा क्या होगा। ये जो कहने का है कि बच्चों के असफल होने के लिए ये कोई भी हो सकता है, मतलब इसमें आईक्यू का उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम परीक्षा के उस समय हमारी जो मानसिक स्थिति बन जाती है, तो कई बार वो डिप्रेशन जैसा कभी हो जाता है, कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं। हाँ। उस कारण भी अस्वस्थ होते हैं, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो रिजल्ट से हमें ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया था उसमें ये वाली बात कही है, ये अंक जो है ना, हाँ। आपके जीवन का मापन नहीं है। सही बात आपको इससे आगे बढ़ना है और जो भी असफलता मिली है उसको बेहतर करके आपको दिखाना है। और ये मेरा तो ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि बच्चे सभी एक ही प्रकार के होते हैं। लोग जो कहते हैं ना कि ये फर्स्ट डिविजनर है, ऐसा नहीं है। वो जिसको जो जैसा वातावरण मिल जाए वो उस प्रकार से उतना आगे बढ़ जाता है। अच्छे शिक्षक मिल जाएं, अच्छा स्कूल मिल जाए, और सबसे अच्छी माँ बाप अच्छे मिले जो लगातार प्रयास करें इसके लिए। बिल्कुल सही बात है, और कुछ आपकी भी मेहनत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारणवश असफल हो जाते हैं और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तिवारी जी, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये नहीं कि आप कमज़ोर थे किसी विषय में इसलिए असफल हो गए या इसलिए आप फेल हो गए इस विषय में। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती, घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है या इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है कि आप उस विषय पर पढ़ाई नहीं कर पाते और वो परीक्षाओं का दौर चल रहा होता है, कुछ ऐसी भी कंडीशन बनती है। तो
उन बच्चों के लिए भी कितना फ़ायदा कि अगर वो सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सके तो रुक जाना नहीं। अब जब मौका मिला है तो बोलते ना अवसर नहीं मिलते अक्सर, तो जब अवसर मिले तो उसका फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। सर, रुक जाना नहीं के तहत कितनी बार परीक्षा दे पाएंगे? जहाँ तक मैंने सुना है कि सिर्फ एक बार एप्लीकेबल होते हैं। नहीं, रुक जाना नहीं, परीक्षा में अभी जून में परीक्षा देंगे। हाँ। और उसके बाद में यदि उसमें जितने विषय क्वालिफाई हो जाएंगे जी। और जितनों में असफल रहेंगे, दिसंबर में फिर से मिलता है उसका ऑप्शन। अच्छा। ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तो इतने दो में सामान्यतया सभी बालक निकाल ही लेते हैं पूरे उसको। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है, रुक जाना नहीं में जो सिलेबस है वो बिल्कुल समान है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का है। अच्छा। और पैटर्न भी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका वही रहता है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का है। हाँ, तो हाँ। इसलिए उसमें कोई उसी प्रकार का एग्ज़ाम रहेगा जिस प्रकार से पहले आपने दिया है। तो उसमें कोई भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल पढ़ाई करना है और समय भी पर्याप्त है। हाँ। अभी भी आपके पास में पूरे 15 दिन क्योंकि से आधी से ऊपर ज़्यादा है। तैयारी तो की रखी है उन्होंने। केवल रिवाइज करना है हाँ। आपको उसको। और दूसरे विषय भी अब आपके कम रह गए होंगे, एक दो विषय तो निकल ही जाता है, तो बिल्कुल। आपको वो भी एक फायदा होगा उसका। हाँ, मतलब हिस्सों में पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा अब मौका मिला है अगर, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। एक और चीज़ मैं पूछने वाली थी आपसे कि जिस तरह से अगर मार्क्स की हम बात करें, रीचेकिंग के बारे में कर लूँ क्या आपसे एक सवाल? छोटा सा सवाल है कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि रीचेकिंग करने के लिए वो फॉर्म भरना चाहे, तो क्या लगता है आपको कि क्या? माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो नियम है उसमें रीवैल्यूएशन का नियम नहीं है। अच्छा। नियम वो ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी कॉपी जो है हाँ। उसको प्राप्त कर सकते हैं निर्धारित शुल्क जमा कराकर। तो वो आपकी जो कॉपी है उसकी फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और उससे फिर आप निकाल लें क्या है। और हाँ, रीटोटलिंग का नियम है, लेकिन माने सर, जो मार्क्स होते हैं उनको रीटोटल किया जाता है। लेकिन ना बड़ी विडंबना है, माता पिता भी कहते नजर आते, बच्चे खुद भी ये कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है इसका रीचेकिंग रिवॉल्यूशन का, कि मार्क्स तो बढ़ते ही नहीं है या ज़्यादा अच्छे नहीं जो वो उम्मीद जितनी लगा कर रखते हैं। वैसे सामान्यतः जो परीक्षा का वैल्यूएशन होता है वो दो स्तर का होता है अलग अलग। सबसे पहले वैल्यूअर जांचता है, उसके बाद में हेड वैल्यूअर होते हैं उसमें से जो सैंपल चेकिंग करते हैं। और सामान्यतः उसमें त्रुटि होने की संभावनाएं कम रहती है। दूसरा क्या होता है कि मैं जो लिख रहा हूँ तो मुझे तो लगता है मैंने सर्वश्रेष्ठ लिखा है परंतु जो निर्धारित सर ये बहुत सुंदर आपने पॉइंट बोल दिया है। मैं इसका जवाब विस्तार से इसलिए लूंगी कि सारे बच्चों को लगता है मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, फिर मार्क्स कम क्यों आए, इसका जवाब लूंगी। लेकिन पहले कॉलर का सवाल सुन लेते हैं। विष्णु वर्मा इस वक्त भोपाल से हमारे साथ हैं और विष्णु जी का स्वागत करेंगे और उनका सवाल भी ले लेते हैं। विष्णु जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक मेरी? चलिए, विष्णु जी से दोबारा मेरा संपर्क हो। इससे पहले जो मैंने अभी बात रखी ना कि हर बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है, तो विश्वास होना, आत्मविश्वास होना और अति आत्मविश्वास होना, शायद इसी के फेर में वो फंसे होते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और ज़्यादातर पेरेंट्स भी ऐसा समझते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा केवल उसमें, ठीक है, जो कि हमारे सामने आया। हाँ। एक बार एक पिता, बच्ची के पिता हमारे पास में आए और उन्होंने कहा मेरे बच्चे का केमिस्ट्री में बहुत अच्छा गया था, हाँ। और इसके केवल 12 नंबर ही आए हैं करके। अच्छा। और वाकई में उसके जो बाकी विषयों में मैथ्स में 85% मार्क्स थे, फिजिक्स भी ठीक था जी। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें लगा उसमें कि भाई हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा हो। हाँ। तो हमने वो कॉपी निकलवाई, ठीक है, कॉपी निकलवाई। हाँ। और हमने उनसे कहा पेरेंट्स से, क्योंकि हम ये चाहते थे, क्योंकि ये प्रश्न बालक नहीं, बच्चा नहीं कर रहा था, एक पेरेंट कर रहा था। सही, माने कि एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी उस पर थी। बिल्कुल सही। तो हमने उनसे कहा आप ऐसा करिए, एक 4-5 दिन बाद आइए, हाँ। हम आपसे बात करेंगे। हाँ। तो जब आए हमने उनको उनकी कॉपी जो थी
हाँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। साइंस में एक वो होता है, क्योंकि सामान्यतः क्या है, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं हाँ वो केमिस्ट्री को अच्छा नहीं मानते, और वो केमिस्ट्री में एक जनरलाइजेशन है, हाँ। अच्छा जरूरी नहीं है सब जगह से, हाँ। पर ज़्यादातर मैथ्स वाले फिजिक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, केमिस्ट्री उनको अच्छी नहीं लगती है। तो उस बच्ची ने मतलब इस प्रकार के उत्तर दिए थे। हाँ। जैसे एक प्रश्न था, हाँ अमीन क्या है? हाँ अमीन मतलब केमिस्ट्री में अमाइड ग्रुप जिनमें होता है, दे आर द अमीन्स। ठीक। और उस बच्ची ने उसमें लिखा था, उसने पूरा उत्तर लिखा। हाँ। उत्तर ये लिखा, अमीन सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी होता है जो आपस में सुनता है। तो ओह जब वाह। हमने उनके पेरेंट को बताया हाँ तो उनको तो वो हुआ, पर मैंने उनको एक बात कही कि आप, बच्चे को तो पता है उसने क्या लिखा है, सही बात है। इसलिए, पर वो आपसे छुपा रहा है। हाँ। तो कृपा करके अब आप बच्चे को उसकी झूठ को पकड़ने बताने का कोशिश मत करिए, उसे बुरा लगेगा, सही क्योंकि बात उसको तो पता है। आप तो यही कहिए कि अगली बार परीक्षा में बैठ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही। ये अति आत्मविश्वास था पेरेंट्स का कि बच्चा गलत लिख ही नहीं सकता, पहले बच्चे से तो पूछ लीजिए कि उसने लिखा क्या है, वरना रीटोटलिंग के बाद क्या होना है वो तो फिर मतलब रिजल्ट परिणाम ही बताता है। हम अब बात करने वाले हैं फोन लाइन पर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश के जाने माने होम्योपैथिक, इनका नाम है डॉक्टर कमाल खान। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये सवाल करने वाली हूँ कि ये गर्मियों का समय चल रहा है कि बारिश का, तो ख्याल कैसे रखना है अपना? इस गर्मियों के मौसम में खास तौर से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है मोस्टली, हाँ जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या यूरिन में बर्निंग सेंसेशन या वाटर बैलेंस होने से हेडेक, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें अपन नेचुरल जितना भी हो सके, जैसे नारियल पानी है, हाँ आपका छाछ है, हाँ या पानी क्वांटिटी में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी है, इसका कंज्यूम करें जिससे कि अपनी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। हाँ Yeah. बिल्कुल, डिहाइड्रेशन वाली जो Yeah, समस्या। और fine. अभी एकदम से बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी सर, और अचानक से, क्योंकि नौतपा तो चल ही रहा है 25 मई से, और अचानक से मौसम ने करवट ली और तेज बारिश, आंधी तूफान, ये तो प्रदेश भर में हुआ, हमने सब देखा। तो इसका मतलब मौसम एकदम से बदल गया। तो कहाँ छाछ और दही के भरोसे चल रहे थे, गन्ने का जूस पी रहे थे, और अब ठंडक आ गई तो वही दही अब नुकसान भी शायद कर सकता है। इसमें हाँ मैम, इसमें जो जैसे पानी गिर गया, ये हो गया, तो इसमें क्या है कि वाटर बाउंड डिजीजेज ज्यादा हेवी हो जाती हैं, आ जाती हैं लोगों के पास, जी जैसे टाइफाइड है, डायरिया है, हाँ। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ तो इसके लिए ये है कि अपन साफ सुथरा पानी यूज करें, हाँ पानी को छान के या उबाल के ले लें, जिससे कि अपन को डायरिया इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो, डिसेंट्री ना हो। हाँ और जी। खास तौर से अपन को जब पानी गिरने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें जैसे वायरल फीवर है, टाइफाइड है, डायरिया है, तो इनसे अपन सबसे बेस्ट है कि खाने के अंदर सादा खाना, तेज मसाले से तले वाले खाने, स्पाइसी बहुत ज्यादा, फास्ट फूड, इनसे अपन ना लें। जी और डॉक्टर दूसरी साहब, चीज ये हाँ जी, मैं बीच में माफ कीजिएगा आपको जी, जी। रोकूंगी, क्योंकि बहुत सवाल हमारे पास आए थे जब पता चला कि डॉक्टर कमाल से हमें बात करनी है। पेट दर्द की समस्या, वॉमिटिंग की समस्या, और इसके साथ कपकपी का आना, कुछ ऐसा ही सवाल हमारे दूरदर्शन के मेल आईडी पर भी आया था। क्या कहना चाहेंगे आप इस सवाल के जवाब में? हाँ, इसमें क्या होता है, जो मैंने पहले बात की थी डिहाइड्रेशन की, कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सोडियम इम्बैलेंस हो जाता है, तो जिससे बॉडी में कपकपाहट और इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, क्रैम्प्स वाले। हाँ तो इसमें अपन नारियल पानी नेचुरली पानी गिरने के बाद भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। हाँ, यानी कि ढेर सारा पानी तो पीना ही पड़ेगा, और खान पान पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यानी बाहर का खाना ना खाया जाए। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, खासतौर से जंक फूड वगैरह इस टाइप की चीजें। बिल्कुल। किन किन चीजों से बचना है और किन किन चीजों को शामिल करना है, अगर संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब लूं आपसे? हाँ, तो बचने के लिए मोस्टली ये है कि आप बहुत ज्यादा एसी यूज ना करें, बहुत ज्यादा जंक फूड यूज ना करें, हाँ और धूप के अंदर जाएं तो आप अपने आप को प्रोवाइड करें, केप यूज करें, हाँ इस टाइप के प्रिकॉशन मोस्टली लेना चाहिए, नहीं तो इससे बॉडी को अपना हार्म होता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल। एक और आम समस्या के बारे में आपसे चर्चा कर लेती हूँ। जी। धूप में से आए, तेज धूप में से, खास तौर से ऑफिशियल लोगों के बारे में बात करें, जी, वर्किंग जी, लोगों जी, की जी। बात करें, और वो एसी में जाके बैठ जाते हैं सर। जी जी जी। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी कि तापमान को पहले सामान्य बनाना, फिर जाकर एसी रूम में बैठना। एसी रूम में बैठे, इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, जैसे कि अपन पसीने में और आके बैठ गए तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हाँ। हेडेक की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या साइनसाइटिस मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक है, ये सब चीजें डेवलप होती हैं इन चीजों से। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो लोग तो अपने बात को कह सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, वो तो चलेगा, लेकिन जो नहीं कह सकते, यानी कि मैं नवजात शिशु छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, उनके लिए क्या सलाह होगी, उनके पेरेंट्स को, खासतौर से माँ को? हाँ, तो उनके लिए तो ये है कि पेरेंट्स और जितने भी उनके पालक हैं उन चीज़ों को वही ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों को, जैसे आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों को बच्चों को कंज्यूम ना करने दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कमाल खान, जानने माने होम्योपैथिक, हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर थे। तो उन्होंने जो ज़रूरी सलाह दी है, जो सुझाव दिए हैं, उनको दिमाग में बिठा लीजिएगा। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, बस इस बात को हमें ध्यान में रखना है। वापस आते हैं विषय पर, रुक जाना नहीं, ये हार नहीं। और PR तिवारी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संचालक है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से। तिवारी सर, ये आप सुन रहे होंगे ना तबीयत खराब के बारे में ये भी एक कारण बन जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश बच्चे इस रुक जाना नहीं वाली परीक्षा में भी बैठने में असमर्थ हुए, किसी भी कारणवश, चाहे मैं अस्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य कारणों की भी बात करूं, तो फिर उनके लिए कोई विकल्प? उनके लिए जैसे मैंने आपको पूर्व बताया हाँ। कि दिसंबर में फिर से परीक्षा है। अच्छा। मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हम बच्चे को अवसर उपलब्ध कराएं। हमारा काम बच्चे को रिजेक्ट करना नहीं है कि वो फेल का लेबल लगा के उसको अलग कर दिया, नहीं। हम उसको बार बार ये अवसर देते हैं कि भाई आप अब इसमें से बैठकर अपनी तैयारी करें और इसको क्वालिफाई करके दिखाएं, परंतु हर बार उसको परीक्षा तो देना ही होगी। अब मैं अपने सवाल को ना घुमा देती हूँ। मेरा सवाल अब ये होगा कि जो बच्चे परीक्षा हॉल में जाने में असमर्थ हैं किसी भी कारणवश, मतलब जो बेड रिडन हैं या घर से उठकर नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, तो क्या ऑनलाइन परीक्षा या घर आकर पेपर, जो जैसे वोटिंग में होता है ना कि आपको अगर आप नहीं जा सकते हैं सेंटर तक, तो फिर वोटिंग मशीन खुद ही आ जाती है, आप वहाँ पर थंब लगा सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इस तरीके का तो संभव नहीं है। करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो अभी हम लोग ऑनलाइन वाली जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा प्री मेच्योर है अभी, क्योंकि उसमें अभी उतनी जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है और क्रेडिबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो ये है किसी भी बोर्ड की परीक्षा में हम जितनी भी जो लोग बैठ रहे हैं उनका आपस में स्तर भी तय करते हैं। मतलब उसमें आप अलग अलग लोगों को अलग अलग सुविधाएं देकर और फिर असेस नहीं कर सकते हैं। आपको सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा और वो प्लेटफॉर्म होता है परीक्षा हॉल। परीक्षा हॉल में तो जाना होगा। हाँ, परंतु यदि किसी कारणवश अब जून की परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो ज़्यादा देर नहीं, उसके बाद में दिसंबर में परीक्षा है और उसमें बैठकर क्वालिफाई हो सकते हैं और उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। पर जैसा कि अभी आपने डॉक्टर साहब की सलाह भी ली है, तो हमें नहीं लगता है कि आपकी इन सलाहों के बाद में कोई भी परीक्षा हॉल तक पहुंचने में असमर्थ होगा। सर, लेकिन एक और चीज़, मान लीजिए किसी कारणवश परीक्षार्थी परीक्षा मतलब पेपर लिखने में असमर्थ है, तो क्या सब्स्टिट्यूट होता है कि कोई सहयोगी उसके पास आ जाए और वो उसका पेपर दे सके? ये ऐसा तो मतलब इस तरीके से नहीं, उसको अपन इस तरीके से रखते हैं। यदि कोई डिसेबल्ड है, मतलब दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, जी। और वो लिख नहीं पाते, तो उनके लिए राइटर का जो रूल है, एक कक्षा कम में जो अध्ययनरत रहा हो उसको दिया जाता है और उसका अधिकार जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं एग्जाम के, उनको ये अधिकार होता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में भी है और हमारे यहाँ भी ये अधिकार है। तो इस तरीके के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको राइटर की सुविधा मिलती है, ब्लाइंड है या हाथ से आर्थोपेडिकली वो डिसेबल्ड है, तो उनको इस बारी सुविधाएं मिलती हैं। पर सामान्य व्यक्ति ये सोचे कि मेरा मूड नहीं हो रहा, राइटर मिल जाए, तो आपके मूड से काम नहीं चलता। सर, क्या कारण रहा होगा इस बार परसेंटेज जो आया है 10th और 12th का MP बोर्ड का, वो परसेंटेज कुछ खुशगवार नहीं है, मतलब संतुष्टिजनक नहीं कहा जा रहा है? देखिए, नहीं, इसको अपन ऐसा नहीं कहना चाहिए, खुशगवार नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि ये डिपेंड करता है कि पिछले जो इनपुट आ रहा है वो किस प्रकार का है। अभी क्या हुआ कि पिछले कोविड के समय में एक जनरल प्रमोशन हुआ था,
तो इस बार जो 12वीं में जो लोग हैं वो वही वाला बैच है पूरा। तो उसमें बहुत सारे लोग जो उस समय फिल्टर लगना होना चाहिए था वो नहीं लगा, और वो है, पर उससे कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं जब तक नहीं होती है ना, एक पढ़ने के प्रति सीरियसनेस नहीं आती है, और वो उस कोविड-19 में रहा। 100% रिजल्ट हो गया, और वो लोग आ गए जो नहीं थे पर पास तो हो गए। तो 12वीं में जो फिल्टर लगा है तो रिजल्ट तो इसे खराब नहीं कहेंगे, ये अच्छा रिजल्ट है और असेसमेंट के हिसाब से। और तो क्या अभी आपने जो बात छेड़ी थी ना कोविड-19 की, तो क्या कोविड-19 का असर कहा जाएगा अभी जो प्रतिशत बना है? लाइटली उसको कह सकते हैं आप, एक उस वाले स्वर में। परंतु मैं उसको दूसरे तरीके से रखता हूँ। यदि परीक्षा नहीं होती है तो हम उसकी तैयारी उतने सीरियसनेस के साथ नहीं कर पाते हैं, और यही बात जो रहती, वो जो तैयारी में कमी उस कक्षा में जो छूट गई थी, वही आगे आके वो जो कंप्रोमाइज किया तैयारी से, उसका ही प्रतिफल होता है कि रिजल्ट कमजोर होता है या उन जो विद्यार्थियों का। तो सर क्या मैं एक सवाल रख सकती हूँ? चूंकि ना एग्जाम के पहले, परीक्षा के पहले ना बहुत सारे बच्चों के लिए काउंसलिंग की जाती है, बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं मनोविशेषज्ञ के, कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं। टीचर शिक्षकों के भी नंबर होते हैं। ऐसे बच्चे भी रुक जाना नहीं के तहत पेपर दे रहे होते हैं, तो ये ताज्जुब नहीं लगता है कि क्या उस वक्त सही काउंसलिंग नहीं की गई थी? क्या उस वक्त सही गाइडेंस नहीं मिला था शिक्षकों का? देखिए, जो परीक्षा जो है, ये सभी चीज़ें जो शिक्षक की उपस्थिति, काउंसलिंग, ये एक कारक हैं, फैक्टर्स हैं बच्चे की सफलता में। इन फैक्टर में एक और जो फैक्टर है वो है घर का भी। ठीक है, एक फैक्टर मैं भी जोड़ना चाहती हूँ। एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ जिनसे बात नहीं हो पाई थी बीच में। विष्णु वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विष्णु जी सवाल रख लीजिए, जल्दी से, घड़ी भाग रही है। जी नमस्ते, बताइए। हेलो सर, टीवी की आवाज कम कर दीजिए, सवाल रखिए। हेलो, हाँ जी बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, मैं बिल्कुल सवाल नहीं ले पाऊंगी, समय की कमी है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बताइएगा। मेरा एक सवाल था। बोलिए। हेलो जी बोलिए। ये कि अभी जो बच्चों की जो पढ़ाई करवाने का वो है, हाँ, ये बच्चा आया है अभी उसमें रुक जाना नहीं, 5वीं क्लास में। अच्छा, तो इसके मतलब आगे का कैसा क्या मतलब पढ़ाई का होता है इसमें, मतलब बोर्ड की परीक्षा है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ थे। ये कक्षा 5वीं का जो प्रश्न है, तो मेरे विचार से संभवतः या तो आप यह पूछ रहे हैं कि 5वीं में वो चूंकि इस बार बोर्ड परीक्षा थी और हम 10वीं 12वीं की बात कर रहे हैं, तो उसमें फेल हो गए हैं, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन अभी है, तो उसमें बिठाना होगा। और यदि आप ये करें आगे की तैयारी के लिए, तो उनको कक्षा 6वीं में जहाँ भी एडमिशन है, अगर पास हो गया बालक आपका, तो बच्चा तो उसको एडमिशन आपको स्कूल में कराना होगा। बिल्कुल, जाने से पहले ऐसे तमाम लोगों के लिए, चाहे मैं अभिभावकों की बात करूं, बच्चों की बात करूं, जो रुक जाना नहीं के फॉर्म भर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जाने से पहले आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जो उस वक्त देने से बच गए थे। एक जो महत्वपूर्ण बिंदु, वो सबसे पहले तो जो मैं वेबसाइट है www.mpsos.nic.in, इस पर जाकर आप फॉर्म, या MP ऑनलाइन पर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, इस बीच में हमारे कुछ, सर कोई फीस रहेगी क्या? हाँ, फीस तो होती है, इसकी फीस रहती है। अलग अलग जितने विषय में बैठते हैं उस हिसाब से परीक्षा की फीस है। वो कंप्यूटर तत्काल वो ऑनलाइन में बता देता है। अच्छा। तो 30 सेकंड में पूरी कार्रवाई पूरी हो जाती है। जी, मिनिमम फीस भी बताई देते हैं दर्शकों को। अलग अलग फीस उसमें है। मिनिमम उसमें से जो मैक्सिमम फीस है जी, वो पूरे 6 विषय में बैठते हैं 10th में, तो करीब 1500 है। परंतु उसमें SC ST और गर्ल्स जितनी भी हैं उनको, और प्लस BPL के जिनके पास कार्ड है, जी, जी, ऐसे लोगों को फीस में 40% की
छूट उपलब्ध होती है। चलिए, तो कक्षा 10वीं की 1500 लगभग है। हाँ। और कक्षा 12वीं के लिए पूरे विषय में बैठते हैं तो लगभग 2200 रुपये है। परंतु इसमें छूट है 40% की जी, इन लोगों के जी, लिए जो बिल्कुल। बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। हम पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ PR तिवारी जी, संचालक मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए थे और उनकी बताई गई सलाहों को ध्यान में रखिए। और जाने से पहले शुरुआत शतरंज से की थी तो खत्म भी शतरंज से करेंगे कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल बर्बादी के सारे द्वार खोलता है, फिर भले ही आप शतरंज के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चर्चा खेती